डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पीसीएमबी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे हम यहाँ आपके साथ क्लास 10th आईसीएसई और क्लास 12 आईएससी बोर्ड के लिए। इंपॉर्टेंट है कि ये एनसीईआरटी सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस आईसीएसई बोर्ड के लिए है और इस बोर्ड के बच्चों के लिए कंटेंट कम अवेलेबल होता है, एक्सप्लेनेशंस कम अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम आपके लिए ये स्पेशल सेगमेंट लेकर आए। इस सेगमेंट की खास बात क्या है कि हम आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स देंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, पावर पैक्ड, यानी कुछ खास ज़्यादा समय ना लेकर रिवीजन के टाइम में एग्जॉस्टिव कोर्स आपको कराएंगे। कोर्स में थ्योरी का एक्सप्लेनेशन होगा, डेरिवेशंस होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। जितने प्रॉब्लम्स हम लेक्चर्स में करा रहे हैं, जब ये कोर्स खत्म कर लेंगे तो एग्जाम के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सेशंस अलग अलग चैप्टर्स के और मिक्स्ड प्रॉब्लम्स हम आपके साथ लेकर आएंगे और बहुत कुछ कराएंगे आपको। फिलहाल रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज चैप्टर नंबर 5 है आपके कोर्स में, ये चल रहा है और ये आज आखिरी दिन है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज का। न्यूमेरिकल सेशन था, पिछले टर्म पे हम कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे। आज का जो सेशन है वो 2 सेगमेंट्स में टूटा हुआ है। ये पहला सेगमेंट है बच्चों, वो हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स पे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और एडिशनल, और उसके बाद एक चीज सीखेंगे जिसे कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर ये बन गया सिंपल माइक्रोस्कोप तो बस बात बन गई। चलिए काम शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके टीवी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? एक लेंस है, forms the image of an object placed at a distance 15 centimeter from it. ध्यान दो कि ये जो कुछ बनाया जा रहा है ये इमेज नहीं बन रही है, इमेज बन रही है किसी ऑब्जेक्ट की और वो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा है, इमेज 15 पे नहीं, ऑब्जेक्ट 15 पे। तो ठीक ठीक से पढ़ना है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तुम तुरंत लास्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर्स में साइन कन्वेंशन पे बहुत डिस्कशन हुआ है, प्रैक्टिस हमने करी है। अगर नहीं आता साइन कन्वेंशन तो पिछला लेक्चर देख लेना, इतनी प्रैक्टिस है उसमें कि आपको साइन कन्वेंशन चाहते ना चाहते याद हो जाएगा। u ऑलवेज नेगेटिव है तो वो -15 दिया जाएगा और वो जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है? एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज बन गई बेटा, यानी v 60 सेंटीमीटर। और 60 सेंटीमीटर पर कब बनी हुई है? सबसे पहली बात लेंस के सामने। लेंस के सामने का क्या अर्थ है? इफ आई से कि यू हैव अ लेंस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और भाई साहब अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा इन फ्रंट ऑफ लेंस? तो हम कहेंगे हाँ, ये तो इन फ्रंट ऑफ लेंस बोला जाएगा। तो अगर इमेज भी बन रही है इन फ्रंट ऑफ लेंस तो इसका मतलब इमेज भी ऑब्जेक्ट के साइड में ही बन रही है। तो यानी इमेज भी ऑब्जेक्ट के साइड में है तो इमेज भी नेगेटिव है। और मजा आया। अगर ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पे और इमेज सेम साइड पे 60 सेंटीमीटर पर बन रही है यानी इमेज वर्चुअल है। अच्छा, इमेज वर्चुअल है। लेट्स चेक मैग्निफिकेशन। Magnification is V upon U, that is -60 divided by -15 tan, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई बेटा 4, और जो 4 आ रही है वो कैसी है? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव आपको 2 बातें बताएगी। पहली चीज तो वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेजेस जो हैं वो इरेक्ट बना करती हैं, तो इरेक्ट बन रही है ये चीज। अब दूसरी जो चीज आपको साफ दिखाई देनी चाहिए वो है मैग्निफिकेशन 4। इसे आपको गौर से देखना चाहिए। अगर मैग्निफिकेशन 4 है यानी हम कहेंगे कि इमेज इज मैग्निफाइड, और कितना मैग्निफाइड? तो हम कहेंगे 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज 4 टाइम्स ज्यादा है, यानी बड़ी इमेज। तो हम इसमें एनलार्ज शब्द और जोड़ देंगे। यार जैसे ही तुम्हारे दिमाग में वर्चुअल इमेज आती है वैसे ही तुम्हारे मन में डाउट आता है कि कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में अंतर यह है कि वर्चुअल इमेज अगर बड़ी बन रही है तो कॉन्वेक्स लेंस है, और वर्चुअल इमेज अगर डिमिनिश्ड बन रही है तो कॉनकेव लेंस है।
तो हमने देखा कि वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज बन रही है तो इमेज हो गई बड़ी, लेंस हो गया कॉन्वेक्स। तो अगर हम लेंस की बातें करें तो लेंस इनमें से कॉन्वेक्स, ये बेसिक आइडिया। अब कह रहा है फोकल लेंथ निकालो, मैग्निफिकेशन निकालो, नेचर ऑफ इमेज निकालो। दो तीन बातें हैं। सेकंड पार्ट जो है द मैग्निफिकेशन एंड द नेचर ऑफ इमेज, ये दोनों बातें हम यहाँ लिख चुके हैं। सेकंड पार्ट तो हो गए, जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं, फोकल लेंथ को लेकर। फोकल लेंथ कैसे लिखी जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि फोकल लेंथ को लेकर थोड़ा इधर देखना चाहिए। लेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो लिखोगे 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u। थोड़ा उल्टा बोल दिया, कुछ खास नहीं। फोकल लेंथ 1/f है, v की वैल्यू बेटा -60 है क्वेश्चन में, u की वैल्यू बेटा -15 है, एंड यू गेट दिस 1/f इक्वल टू, नीचे तो बच्चा 60 आएगा, यहाँ 1 और यहाँ 4, तो बेसिकली ये 4 - 1 हो गया प्लस का 3/60। तो लॉजिकली फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई पॉजिटिव में 20 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्योंकि पॉजिटिव आ रही है तो आपके दिमाग में तुरंत समझ में आता है कि जो इमेज है बेटा वो वर्चुअल जरूर है और बड़ी बना रहा, तो बनाने वाला लेंस कौन सा है? हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। जो एसम्पशंस या जो इंटरप्रिटेशंस तुम यहाँ निकाल रहे हो, अगर दूसरे फॉर्मूले के साइन कन्वेंशन से भी वही इंटरप्रिटेशन आ रहा है, इसका मतलब जो कुछ तुमने सोचा और आइडिया लगाया वो सही है। इसलिए साइन कन्वेंशंस को बहुत स्ट्रांगली याद रखना है, जिसमें कभी किसी तरह की कोई गलती ना हो। अच्छा, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A lens forms the image of an object placed at a distance of 45 cm in front of it on a screen placed at distance 90 cm on other side of it। कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो लेंस से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 45 पकड़ लीजिए और किसी स्क्रीन पर इमेज बन रही है और वो स्क्रीन जो है वो 90 सेंटीमीटर पे है ऑन द अदर साइड। तो लॉजिकली जितनी डिस्टेंस पर स्क्रीन होती है उतनी ही डिस्टेंस पर बच्चों इमेज होती है। क्यों? क्योंकि लेंस से इमेज कैप्चर कहां कर रहे हो? स्क्रीन पर कैप्चर कर रहे हो, और क्योंकि इमेज अगर स्क्रीन पे कैप्चर हो रही है तो जहां है स्क्रीन वही है इमेज, और जो स्क्रीन की डिस्टेंस होगी वही इमेज की डिस्टेंस होगी। तो आप इसमें u की वैल्यू को तो 45 सेंटीमीटर मार्क करेंगे और नेगेटिव मार्क करेंगे, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि u ऑलवेज नेगेटिव मानना है। अच्छा, v की चर्चा करोगे, v की चर्चा करोगे, v 90 सेंटीमीटर है, तो v 90 सेंटीमीटर। अब क्योंकि लिखा है ऑन द अदर साइड, यानी ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ, ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो दूसरा साइड पॉजिटिव। कह रहा है कि नेम द काइंड ऑफ लेंस, मतलब कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, फोकल लेंथ बताना है, मैग्निफिकेशन बताना है। सबसे पहली बात, v पॉजिटिव, स्क्रीन पे कैप्चर कर रहे हैं, तो लिखो इस बात को यहाँ पे कि इमेज इज कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। तो इमेज कैसी है बेटा? इमेज हो गई रियल, और रियल इमेज कौन बना रहा है हमारे लिए? ये काम किसका है, ठेका किसका है? ये काम है कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि हमने जो केसेस पढ़े हैं उनमें वर्चुअल इमेजेस बनाने का काम कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों का है, और रियल इमेजेस बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स का है। अच्छा, आगे देखते हैं। टाइप को बता दिया, ये क्वेश्चन हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा, फोकल लेंथ पता करनी। फोकल लेंथ पता करने के लिए एक ही चीज है बेटा, वो है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू v की वैल्यू बच्चे 90 है और u की वैल्यू बच्चे -45 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 90 आ जाएगा। 90 × 90 तो ये 1 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 45 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली 2 टाइम्स आएगा, एंड यू विल गेट 3/90, यू विल गेट 1/30। तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो आ गई प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है तो आप ये यहाँ से भी इंश्योर कर सकते हो कि सर वो कॉन्वेक्स लेंस ही हो सकता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन से हमने सीखा था कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव।
तो जो इंटरप्रिटेशन आपने इमेज के टाइप को सोचकर निकाला था साइन कन्वेंशन की, वही बात बता रहा है, यानी जो आप सोच रहे थे और जो साइन कन्वेंशन से आ रहा है वो मैच कर रहा है, करेक्ट है। अच्छा, अगला देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पर जाइए, दैट वाज HI/HO। HI और HO डेटा में नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला मेरे काम का नहीं है। गो फॉर अनदर फॉर्मूला, दैट इज V/U। तो अगर मैग्निफिकेशन का कोई और फॉर्मूला भी याद हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन इज V की वैल्यू कितनी है, देखो 90, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ रखना है सर, और U की वैल्यू कितनी है बेटा 45, और वो भी नेगेटिव, एंड यू विल गेट -2 एज द मैग्निफिकेशन, यानी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 2 गुना बड़ा है, और माइनस बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है इमेज, ऑब्जेक्ट सीधा तो इमेज उल्टी। तो ये और क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है, An object is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave lens। कह रहे एक ऑब्जेक्ट है जो किसी कॉन्केव लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा है। क्योंकि उसे 20 सेंटीमीटर पर रखा है तो उसे मार्क कर लेना चाहिए, पता होना चाहिए कि 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो लिख लेते हैं, लिखना बहुत जरूरी है। एंड यू आर गेटिंग योर ऑब्जेक्ट एट -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड होता है। अच्छा, जो कॉन्केव लेंस है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें फोकल लेंथ दी होगी तो उसे नेगेटिव लेना पड़ेगा। अरे वाह, अगले ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन में फोकल लेंथ भी दे दी, तो फोकल लेंथ कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। यू आर राइटिंग फोकल लेंथ एज 20 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि लेंस कॉन्केव है तो फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव। क्वेश्चन पढ़े मेरे साथ, है ना, तो इंपॉर्टेंट। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी V निकालना है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब अगर आप इसके आंसर्स को देखें तो कुछ आंसर्स भी इनके आ रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता आंसर क्या, हम लोग टैली वैली कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो जस्ट फॉरगेट द आंसर, है ना, आंसर देखकर करोगे तो परेशान से रहोगे, हमेशा परेशानी होती, तो फॉरगेट द आंसर्स। आई एम नॉट गोइंग फॉर द आंसर। मैच कर लेंगे, अगर मैच कर जाएगा तो बड़ा बढ़िया। फॉरगेट द आंसर्स, हम चीटिंग नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। चलो 1/f = 1/v -1/u, ये लगाना है। अब v की वैल्यू निकालनी है तो v को अकेला रखो, 1/u को f की साइड भेज दो, एंड यू आर गेटिंग 1/f माइनस प्लस हो जाएगा 1/u। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, u की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू भी -20 है और u की वैल्यू भी -20 है, ये बीच में प्लस था, यहाँ माइनस। अब 1/v की वैल्यू को देखो, बेसिकली नीचे LCM 20 आ जाएगा, और -1 -2/20 -1/10, तो v की वैल्यू आ गई बेटा -10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अब इसको लिखते कैसे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ -10 निकाल के थोड़ी चलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना बेटा, क्या लोकेशन ऑफ image = 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। सर तो -10 था, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और माइनस बता रहा है ऑन द सेम साइड। किसके सेम साइड पे? ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे। तो यहां लिख लेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है साहब। तो v निकाल लिया हम लोगों ने। फिर क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन पता करो। तुम्हें मैग्निफिकेशन के बारे में भी तो जानकारी थी ही सही, और ये फॉर्मूला होता है V/U। तो बस v और u की जो वैल्यूज दे रखी हैं उनसे आप आंसर निकाल लीजिए। v कितना निकाला बेटा, तुमने निकाला -10, ध्यान रखना कि साइन के साथ, और u कितना निकाला बेटा -20। माइनस ने माइनस को निपटा दिया, एंड यू आर गेटिंग 1/2। तो मैग्निफिकेशन प्लस का 0.5। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का अर्थ है जो इमेज है, पहली बात तो वर्चुअल है, दूसरी बात ये कि वो इरेक्ट है, और तीसरी बात ये कि अगर 0.5 मैग्निफिकेशन है तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से जस्ट आधी हो गई। यही तो मतलब है। डबल होना है मैग्निफिकेशन क्या कहलाता था
कि मैग्निफिकेशन अगर डबल हो रहा है तो इसका मतलब इमेज डबल साइज की बन रही है, मैग्निफिकेशन हाफ होने का मतलब क्या है कि इमेज आधे साइज की बन रही है। हो गया क्वेश्चन बताओ। अब जरा चेक करते हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स मैच 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस सेम साइड पे और 0.5 पॉजिटिव कर रहा है साहब, बहुत बढ़िया। अगला देखें क्या कह रहा है। कह रहा है पावर ऑफ लेंस जो है वो +2.0 डायोप्टर है, यानी कि ये पावर दे रखी है। फाइंड द फोकल लेंथ स्टेट काइंड ऑफ लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पावर के कॉन्सेप्ट को याद करें। पावर ऑफ लेंस क्या होता था? पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, जहां पे फोकल लेंथ जो है वो मीटर में दी होती थी और तभी पावर जो थी वो डायप्टर में आया करती थी। यानी कि अगर मैं डायप्टर में पावर रखूं तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में नहीं मीटर में आएगी। तो इसका अर्थ ये है कि अगर मैं फोकल लेंथ मीटर में रख रहा हूं तो वो 1 पावर होगी और पावर जो है वो डायप्टर में रखा जाएगा। तो फोकल लेंथ कितनी है भैया? वो भी मीटर में, ये है 1/2 और क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। तो आंसर आ रहा है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर को और कैसे लिख सकते हो बेटा? 50 सेंटीमीटर। और है कैसी ये? पॉजिटिव। पहली बात तो आपने फोकल लेंथ मीटर सेंटीमीटर दोनों में स्टेट कर दी। दूसरी बात, नेचर कैसे पता करोगे लेंस का? तो फोकल लेंथ के टाइप से। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किस प्राणी की होती है? कन्वर्जिंग लेंस की होती है। हमारे लिए कन्वर्जिंग कौन है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस, टाइप भी बता दिया। अब ये भी सवाल बोर्ड में आते हैं, भले ही आसान है मगर आते हैं। जैसे इसमें भी आंसर है तो हम आंसर तो नहीं टिपते हैं, तो हम आंसर नहीं टिपेंगे, हम बाद में वेरीफाई करेंगे। चलो देखो क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द पावर विद साइन ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले किसकी फोकल लेंथ है? कॉनकेव की। और कितनी है फोकल लेंथ? 20 है फोकल लेंथ। अब इसे पकड़ना है तो चलो फोकल लेंथ लिख लेते हैं। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर। क्यों -20? इसलिए क्योंकि लेंस कैसा दिया गया है बेटा? कॉनकेव। तो माइनस इस सोच के साथ लगाया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये तुम्हें पता चल चुका है और तुम ये जानते हो कि पावर का फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ होता है अगर फोकल लेंथ मीटर में दी हो। और लास्ट क्लास में बताया था कि ये फॉर्मूला 100 फोकल लेंथ होता है अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हो और आंसर डायप्टर में ही आता है ना? क्या बोला गया था? पावर का फॉर्मूला है 1 फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ मीटर में है और 100 फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है। तो पावर का फॉर्मूला बना 100 क्योंकि हमारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो दूसरा वाला ही यूज करना है। और फोकल लेंथ कितनी है बेटा? -20 and you are getting -5 diopter as your answer। अब जरा चेक करते हैं आंसर। अरे वाह, -5 डायप्टर आंसर आ रहा है विद साइन। इंपॉर्टेंट, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग का नेचर साइन ही तो बताएगा और कौन बताएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस है, 25 सेंटीमीटर का है। कह रहा है इसकी पावर बताओ। तो हमने कहा चलो पावर बताते हैं। सबसे पहले लेंस पहचानो कौन? कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ पहचानो कितनी? 25। तो तुम कहोगे फोकल लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है, वो अच्छी बात है, पर क्या है बेटा? पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है। और जो पॉजिटिव है वो क्या बता रहा है तुम्हें? पॉजिटिव बता रहा है कि ये कॉन्वेक्स टाइप का लेंस दिया गया है, इसी वजह से पॉजिटिव। और साइन रखना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पावर की बातें करते हैं। पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा? 1 फोकल लेंथ अगर मीटर में दिया है, और वही पावर का फॉर्मूला 100 फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है। तो भैया जो 100 फोकल लेंथ है सेंटीमीटर वाली, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, क्योंकि तुम्हें जो फोकल लेंथ दी गई वो सेंटीमीटर में दी गई। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन चालू करते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा प्लस का 25 और सेंटीमीटर है तो ऊपर कितना लगाया बेटा? 100। तो बेसिकली प्लस प्लस ही रहेगा और आंसर आ जाएगा +4 डायप्टर। बेसिक आइडिया ये है कि क्वेश्चन बहुत लल्लू है, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन।
अच्छा सर, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो बात बन गई। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट चालू होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या है समझना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, देख रहे हैं आप जादू। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मतलब एक से ज्यादा लेंस आपस में जुड़े हुए हो। मैं आपको कॉन्वेक्स का एग्जांपल दे के बताऊंगा, आप इसमें कॉन्केव अपने मन से सोचेंगे। कई सारे लेंसेस आपस में चिपका दिए गए और तब तक ही इन्हें चिपकाया गया जब तक ये सारे मिलकर बहुत थिक नहीं हो जाते। ठीक, जो पहला लेंस है इसकी कुछ पावर है P1 और फोकल लेंथ है F1। जो दूसरा लेंस है इसकी कुछ पावर है P2 और फोकल लेंथ है F2। ये तीसरा लेंस है इसकी कुछ पावर है P3 और फोकल लेंथ है F3। अब मैंने तीनों कॉन्वेक्स टाइप के डिजाइन बना दिए हैं, वो अलग बात है, कॉन्केव भी हो सकते हैं। कॉन्केव होंगे तो पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। कहा यह जाता है कि अगर आप ऐसा मान लें कि कोई एक लेंस होता जो इन सब की जगह अकेला काम करता, ये तीन लेंस ना होके वो अकेला होता, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती और उसकी पावर क्या होती। यानी कि यू हैव सम अनदर लेंस जो यहां मैं दिखा रहा हूं आपको, और वो लेंस कैसा होता, इसका कुछ ना कुछ पावर होता, पावर नेट या इफेक्टिव, और कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होती, फोकल लेंथ नेट या फोकल लेंथ इफेक्टिव। ये कितनी होती, इन तीनों से जो कुछ भी हो रहा है वो अकेला ये कर रहा है, मतलब इन तीनों लेंसेस को हटाकर ये लेंस लगा दीजिए और कोई केस में चेंज ना आए, जैसी इमेज वो तीनों मिलकर बना रहे थे वैसी ये अकेला बनाए, तो हम कहेंगे कि ये लेंस उन तीनों का इक्विवेलेंट लेंस है। क्या कहा जाएगा, ये लेंस इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस। तो आइए क्लियर है क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो। इसकी डेरिवेशन है हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम कोर्स में जाएंगे नहीं, क्योंकि डेरिवेशन में 5-7 मिनट लगते हैं और हमारे लिए 5-7 मिनट कीमती, हम 30-35 मिनट के अंदर ही आपको बहुत सारा कंटेंट देने वाले हैं। P-net का जो फॉर्मूला है वो है P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, अगर और भी हैं, प्रोवाइडेड ये सारे गेंडे मिल जाने से इनका गेंडापन कम ही रहे, लेंसेज बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, जो पावर्स यहाँ रखी गई हैं उनका एडिशन साइन के साथ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बेटा, साइन के साथ। इंपॉर्टेंट। अब इस पावर के फॉर्मूले को जब तुम यहां लिख कर रहे तो जरा इधर लेकर आओ। पावर नेट तुमने क्या लिखा बेटा, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब पावर नेट तुम लिख रहे हो तो तुम लिखोगे 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किसमें लिखोगे, मीटर में। तो ये तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी। अब अगर इक्विवेलेंट नहीं याद है तो नेट तो याद ही है तुम्हें, भाई नेट पावर से नेट फोकल लेंथ आएगी। P1 से क्या आएगी बेटा, F1, वो भी मीटर में लिया तुमने। P2 से क्या हुआ, F2 बना, तो वो भी तुमने मीटर में लिया। और P3 से क्या हुआ, F3 बना, और वो भी तुमने मीटर में लिया। और होते तो और जोड़ते, और होते तो और जोड़ते। कोई कहेगा नहीं हमें पसंद नहीं है ये मीटर हीटर, तो सेंटीमीटर में रखेंगे, तो सेंटीमीटर में रख लो बाबू। 100 डिवाइडेड बाय नेट फोकल लेंथ, और किसमें बेटा, सेंटीमीटर में। 1 बाय F1 किसमें बेटा, सेंटीमीटर में। 1 कर लिया तो ऊपर 100 करना पड़ेगा, ऊपर 100 कर लो तो नीचे F2, और F2 भी किसमें बेटा, सेंटीमीटर में। और यहाँ 100 कर लो तो यहाँ आ गया F3, और वो भी किसमें बेटा, सेंटीमीटर में। तो मुझे लगा कि जैसे ये सब पड़ गया यार, 100 तो कुछ बचा ही नहीं, तो 1 बाय F नेट उसे आप सेंटीमीटर में लिख लीजिए, 1 बाय F1 उसे आप सेंटीमीटर में लिख लीजिए, 1 बाय F2 उसे आप सेंटीमीटर में लिख लीजिए,
1/f3 उसे आप सेंटीमीटर में लिख लीजिए। इसके अलावा अगर और अवेलेबल थे तो अवेलेबल थे। आप देखेंगे जो फॉर्मूले का डिजाइन है वो ना सेंटीमीटर में फोकल लेंथ रखने से बदल रहा है और ना मीटर में रखने से बदल रहा है। कारण ये कि जो 100 का फैक्टर है वो दोनों साइड कॉमन होकर कट जाएगा। अब अगर आप सेंटीमीटर्स में आंसर वैल्यूज रखते हैं तो आंसर भी आपको सेंटीमीटर में मिलेगा, और मीटर्स में आंसर वैल्यूज रखते हैं तो मीटर में ही आंसर मिलेगा। जिस यूनिट में आपको आंसर चाहिए आपको फोकल लेंथ की वही यूनिट में वैल्यूज रखनी है। तो अगर आप इनको डब्बा बंद कर लें तो आपके लिए बड़ा शानदार फॉर्मूला है, ये काम की चीज है, बहुत शानदार फॉर्मूला है, समझ पा रहे हो, बहुत शानदार चीज है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के आगे चलते हैं। एक चीज ऐसे बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास। ये डॉक्टर सालुंके वाला माइक्रोस्कोप नहीं, दोनों आंखों से देखते हैं वो चीज नहीं, ये ज्योतिष वाला माइक्रोस्कोप है जिसको सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, जो आंखों की रेखाएं देखी जाती हैं जिससे। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि आखिर इसे सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों बोलते हैं। अब नाम है, रख दिया। माइक्रोस्कोप का मतलब छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने वाला कोई भी यंत्र। अच्छा, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी आंखें हमेशा सब कुछ साफ नहीं देख सकती, डिस्टिंक्ट नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती, समझते हैं। बायो के चैप्टर में आपने ह्यूमन आई पढ़ा और उसमें आपने पढ़ा कि हमारी आंखों में ह्यूमन जो लेंस है, आई लेंस है, वो सिलेरी मसल्स के द्वारा एकोमोडेट किया जाता है, यानी कि दबाया और खींचा जाता है, जिसकी वजह से लेंस अगर ऐसा है तो वो मोटा और पतला होता है, जिसकी वजह से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता है और फोकल लेंथ लेंस की बदलती है। और वो फोकल लेंथ बदलने से हमेशा हम रेटिना पर डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऑब्जेक्ट्स की इमेज बना पाते हैं। ठीक है, एकोमोडेट करने की कहीं ना कहीं हमारी कोई एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा हम एकोमोडेट नहीं कर पाते। तो जब ऑब्जेक्ट पास आता है तो हमें स्ट्रेन लगता है, आंखों में ताकत लगानी पड़ती है, यानी एकोमोडेट कर रहे होते हैं। और जब हम उसे एकोमोडेट करते हैं तो एक लिमिट से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर पाते। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत पास आ जाता है तो ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाता है, साफ दिखाई नहीं देता, डिस्टिंक्ट दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है, डिस्टिंक्ट साफ नहीं दिखाई देता। हाँ, तो हम ऐसे समय में कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और दूर से वो साफ नहीं दिख रहा और पास से अगर उसे साफ देखना चाहें तो ज्यादा पास लाने के बाद हमारी आंखें उतना एकोमोडेट ही नहीं कर सकती कि हम उसे साफ देख पाएं, तो ऑब्जेक्ट हमें साफ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो दूर से तो अपने साइज की वजह से साफ नहीं दिखते और पास लाने से वो इस वजह से दिखाई नहीं देते क्योंकि हमें साफ दिखाई नहीं देगा अगर हम ज्यादा पास ले आए, क्योंकि हम एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे समय पे जब हम छोटे वस्तुओं को देखना चाहते हैं जो पास में एकोमोडेशन की वजह से नहीं देख सकते और दूर उनके साइज की वजह से नहीं देख सकते, देयर वी रिक्वायर सिंपल माइक्रोस्कोप। एक और छोटी सी चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है समझना। मानो तुम्हारी आंखें हैं, थोड़ा गंदा हो गया, पहले ज्यादा सही था। ठीक, अब देखो ये आपकी आंखों के सामने कोई एक्सेस है, आपने जानबूझकर इमेजिन करी हुई है। इस एक्सेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमें देखना है और हम एकोमोडेट करके सेटल कर पा रहे हैं। इसको पास लाते लाते ये किसी एक डिस्टेंस पे आया, इस डिस्टेंस को हमने कैपिटल डी बोला, और अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर हम एकोमोडेट नहीं कर पाते, यानी अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाते। इसके बाहर कर लेते हैं और इसके अंदर नहीं कर पाते। तो क्या लिमिट है हमारे एकोमोडेट करने की? ये लिमिट है एकोमोडेट करने की। इस जगह तक अगर ऑब्जेक्ट है तो हम एकोमोडेट कर पा रहे हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जा रहा है तो आंखों को और सेटल नहीं कर पा रहे हैं, इसके बाहर ऑब्जेक्ट है तो दुनिया खुश है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को इसके बाहर होना चाहिए साफ देखने के लिए, इसके अंदर नहीं होना चाहिए।
तो जो वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को साफ देख सकते हैं, उसके और अंदर ले आओगे तो हम साफ नहीं देख पाएंगे, इसे बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कैपिटल डी से डिनोट होता है और एडल्ट ह्यूमन आई के लिए ऑन एन एवरेज इसकी वैल्यू हम लोग 25 सेंटीमीटर एज्यूम करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी 25 होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज इसको 25 पढ़ लिया जाता है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप पर आते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ सिंपल कन्वर्जिंग लेंस। ये जो चीज है ये सिंपल कन्वर्जिंग लेंस है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? हम कहेंगे सिंपल converging lens of a small focal length, छोटी फोकल लेंथ। कितनी छोटी फोकल लेंथ वो अभी आपको इसके दौरान ही पता चलेगा। तो मान लीजिए कि आपने कहीं प्रिंसिपल एक्सिस बना रखी है। सिंपल माइक्रोस्कोप तब बनेगा जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर ले आएंगे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, आप ऑब्जेक्ट को जब तक फोकस के अंदर नहीं लाते तब तक मानकर चलिएगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव नहीं कर रहा। सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कब एक्ट करेगा हमारा कन्वर्जिंग लेंस? जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर ले आएंगे। यहां पर मेरे हिसाब से वो लिखा ऑप्टिकल सेंटर। तो फिर क्या करना, आप उतनी दूरी पर यहां भी फोकस बना लीजिए, है ना, फर्स्ट फोकस बेसिकली। यहां से एक रे निकालिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप जा रही है। फिर ये फोकस से निकालिए, आप पाएंगे कि ये रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। इस रे को बैक प्रोड्यूस करिए, इसे बैक प्रोड्यूस करिए, एंड यू विल गेट कि ये दोनों तो एक जगह पर इंटरसेक्ट कर गई, मीट कर गई। और जहां मीट करी वहां पे तो साहब इमेज बन गई। आप यहाँ पे अपनी इमेज बना लीजिए, चित्रकारी कर लीजिए। तो ये बन गई इमेज। अच्छा सा, इसे कहा गया ए, ये ए है और ये बी है, ये ए प्राइम है और ये बी प्राइम। कितनी बड़ी इमेज बनी और कितनी दूर इमेज बनी। तो एक बार ध्यान रखना, अब तुम ऑब्जेक्ट को नहीं इमेज को देख रहे हो। जिस भी चीज को साफ देखना है वो एटलीस्ट डी या डी के बाहर होनी चाहिए। तो तुमने क्या किया, इसे डी के बाहर या एटलीस्ट डी पर सोचा। तो डी पर सोचा, अच्छा लगा। अब अगर हम यहां पर मैग्निफिकेशन की बातें कर रहे हैं कि आखिरकार हमारा मैग्निफिकेशन कितना है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला जो है वो है tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। तो ये बीटा और अल्फा क्या है? तो इसका जवाब ये है कि बीटा जो है वो एंगल है। एंगल तो हमें भी पता है, तुम बताओ क्या है? सुनना बहुत ध्यान से, है ना, इस पे बिल्कुल स्ट्रेस देना है। सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आर आई। हमारी आंखों में पड़ने वाला जो एंगल है इमेज के द्वारा वो बीटा है। आंख का मतलब ये लेंस ही मान लें। हम इतना दूर लेंस से आंखों को ले जाकर नहीं देखते हैं, हम लेंस के बिल्कुल करीब आंखों को रखते हैं। यहां ना माने अपनी आंखों को, माने कि हमारी आंखें लेंस के बिल्कुल नजदीक यहाँ। और अल्फा क्या है? अल्फा की परिभाषा सेम है, बस जो इमेज का एंगल है वो ऑब्जेक्ट का एंगल बन जाएगा। ये हो गया, ठीक है मेरे जवाब यहां हो गया। लेकिन ये जो एंगल नापे गए, ये एंगल कहां से नापे गए? अल्फा एंड बीटा आर मेजर्ड फ्रॉम सेम डिस्टेंस। यानी कि जिस वक्त हमने अल्फा नापा यानी ऑब्जेक्ट के एंगल को नापा तो ऑब्जेक्ट की कुछ दूरी थी। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखकर एंगल नापा, बाद में ऑब्जेक्ट को पास लाकर उतनी ही दूरी पर इमेज बनाकर हम एंगल नापेंगे।
अच्छा, यानी अगर ये d डिस्टेंस पर इमेज आज की तारीख में इमेज बीटा एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ऑब्जेक्ट पर जरा विचार करना कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट उसी d दूरी पर चला जाता, ध्यान देना, हमारा ऑब्जेक्ट उसी d डिस्टेंस पे चला जाता, तो d डिस्टेंस पे जाने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाता, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाता, तो वो जो ऑब्जेक्ट का साइज मैंने ले लिया और कहा कि उसी डिस्टेंस पे ले जाओ जहां इमेज है, मतलब पहले ऑब्जेक्ट को यहां रखा और इमेज बनाई, ये एंगल बनाया, तो ये जो एंगल है ये हमें मिला छोटा वाला अल्फा। फिर हम ऑब्जेक्ट को अंदर ले आए और ऑब्जेक्ट को अंदर लाके उसकी इमेज वहां बनाई जहां हमने पहले ऑब्जेक्ट को रखा था, और उस जगह इमेज बनाकर उसका एंगल नापा और वो क्या निकला बेटा, बीटा। अब ये tan अल्फा और tan बीटा इसका मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब मैग्निफिकेशन पे चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। भाई साहब ये tan बीटा क्या है? tan बीटा अगर मैं देखूं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है और ये परपेंडिकुलर और बेस ये, तो मेरे हिसाब से tan बीटा की जगह जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय यू होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा। देखो tan tan tan, ये ट्रायंगल दिख रहा है, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर साथ में बेस, यानी कि अगर मैं इसे कुछ मान लेते हैं कुछ c है तो a प्राइम c हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और बीच की जो डिस्टेंस है वो d बन जाएगी। आपको पता है AB और A प्राइम C साइज में बराबर हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का ही तो साइज है, ऑब्जेक्ट को ही तो शिफ्ट किया था वहां पर। तो बेसिक आइडिया है कि फोर्थ वाला फर्स्ट पे और सेकंड वाला सेकंड पे रहेगा, तो मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी D अपॉन U। क्या बना बेटा ये D अपॉन U। अब साहब मैग्निफिकेशन अगर बन गया D अपॉन U तो मजा आ गया। अगर मैग्निफिकेशन D अपॉन U बना तो सब ठीक है, U तो ऑब्जेक्ट की दूरी और D 25 सेंटीमीटर है, खेल खत्म होता है। यहाँ से काम करते हैं, क्या काम करते हैं वो ध्यान से देखना। हम लोग क्या करें वो सुनना ध्यान से। हम लोग ये मानते हैं कि लेट्स से कि जो फाइनल इमेज है is at कैपिटल D। फाइनल इमेज कहाँ रखी है? कैपिटल D पर। तो लेंस फॉर्मूला जरा इस्तेमाल करो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इमेज को कहाँ माना तुमने? माइनस D पर। ऑब्जेक्ट कितना है? माइनस U पर। कन्वर्जिंग लेंस है f है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/u की वैल्यू क्या बनी? 1/f। अब ये जो है शिफ्ट होकर जब इधर जाएगा तो मेरे हिसाब से तुम्हें दिख रहा होगा कि 1/d पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे देखोगे तो fd खुल जाएगी और ऊपर देखोगे तो d प्लस f आ जाएगा। तुम्हें 1/u की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, और जिससे 1/u की डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी वो आदमी इस मैग्निफिकेशन को तुरंत इसकी शक्ल बदलेगा, कहेगा मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज d into 1/u, और जो 1/u है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस ओनली, आपसे बदल दीजिए। So we can write d into d plus f divided by f times d। तो d से d कैंसिल हो गया and you are getting it as d by f plus f by f, ये तो कट गया 1 हो गया। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया 1 plus d by f। ये जो फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, हर किताब में फॉर्मूला दिया है सिंपल माइक्रोस्कोप का, इसका एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं पढ़ाया गया। हालांकि ये डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, लेकिन क्योंकि फॉर्मूला है और पूछा जाता है, इसका यूज पूछा जाता है और पढ़ाया नहीं जाता आपके स्कूलों में, इसलिए सब कुछ आपको समझ नहीं आता है। आप इसको बहुत इत्मीनान से लीड लगाकर देखेंगे और एक बार में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ेंगे तो ना सिर्फ आपको समझ में आएगा बल्कि पढ़ते पढ़ते ही साथ में याद भी हो जाएगा कि डेरिवेशंस कैसे हैं, डायग्राम्स कैसे हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। ये बहुत खूबसूरती है लेंस वाले चैप्टर की। चैप्टर जो है वो कंप्लीटली ओवर हो चुका है। हम अब आपको अलविदा कहते हैं आज के चैप्टर के लिए। ये चैप्टर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज यानी लेंस वाला पार्ट आज हम कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। लगभग एक 2 घंटे के अंदर हम पूरे चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। आपके साथ मिलेंगे
स्पेक्ट्रम चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हमें फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर खूब सारा करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त और आप आईसीएसई बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए हमारे साथ प्रिपेयर कर पाएं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।